जैसे हमने देखा कि ऑल टेक्स्ट एक टैग होता है जो गूगल पढ़ता है उसको इमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन गूगल उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता है। हमने वो भी अंडरस्टैंड करनी है कि वो और क्या चीज़ें हैं जो गूगल पढ़ के हमारी बेहतर एसईओ कर सकता है। यानी कि अगर कोई हमारी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और हमारा इमेज उसमें रैंक कर जाए तो वो क्या क्या गूगल चीज़ें देखेगा। ऑल टैग एक चीज़ थी, लेकिन ऑल टैग के अलावा भी टैग्स मौजूद हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस टॉपिक में बताऊँ। तो इस टॉपिक में हमारे पास मेनली 3 और चीज़ें हैं जो गूगल मेजर करता है टेक्स्ट के हवाले से, जिसको आप अगर बेहतर कर लें तो चांसेस हैं कि हमारी एसईओ बेहतर हो जाएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये बेसिकली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता, ये माइनर इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप ये छोटा छोटा करके अगर आप सारे इमेजेस पे करते जाएंगे और आपकी इमेजेस पे अगर आपकी वेबसाइट पे अगर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस भी हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ये इमेज एसईओ के बारे में सीरियस हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप डेफिनेटली ये ज़रूर करें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइटल ऑफ द इमेज। इमेज का टाइटल बेसिकली आप दे सकते हैं जो कि नज़र नहीं आता। जब आप इमेज का टाइटल देंगे तो आप अपना माउस इमेज के ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो एक टूल टिप छोटी सी पॉपअप होती है आपके कर्सर के बिल्कुल पास से, जहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ये तभी होगी जब उसमें टाइटल लगा हुआ होगा। अगर इमेज का आप ऑल टैग लिख रहे हैं तो आप उसका टाइटल भी ज़रूर लिखें। टाइटल लिखने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम दोबारा से एग्जांपल लेंगे उसी फोर्ड मस्टैंग कार की जो हमने अभी पहले देखी थी। इसमें हमने डिसाइड किया था कि इसका जो इमेज का HTML टैग बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें उसका इमेज का URL है, इमेज का ऑल टैग्स हैं और उसके अलावा उसकी विड्थ और हाइट भी एक्सप्लेन्ड है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है HTML में टैग्स इसी तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप स्पेस एक्स्ट्रा ना डालें, सिर्फ लाइन ब्रेक करें तो कोई मसला नहीं है, HTML फिर भी रीडेबल होती है। कुछ ब्रेक करने से ये जो टैग कोड है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैंने हर कोड को, हर टैग को एक डिफरेंट लाइन में कर दिया ताकि हम समझने में आसानी करें। और मैंने ये आप देख सकते हैं कि ऑल टैग हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये बेसिकली क्या होता है। इस ऑल टैग को ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब हमने ऐड करना है टाइटल टैग। टाइटल टैग कैसे ऐड होगा? जिस तरह से ऑल टैग ऐड होता है उसी तरह से टाइटल टैग भी ऐड होता है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइटल लिख दिया है इस इमेज के बारे में। एक रैंडम मैंने इमेज लेकर रैंडम मैंने एग्जांपल लिखी है। यहाँ पर आपने अपने कीवर्ड्स ही यूज़ करने हैं। याद रखें, जब भी हम कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ करने की बात करें आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं उस पेज के अराउंड जो आपने ग्रुप असाइन किया है उसी ग्रुप में से। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप वो मिक्स नहीं करेंगे। ये याद रखना आपने हमेशा, जब भी मैं बात करूँ तो आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। जब मैंने टाइटल लिखा वो टेक्स्ट HTML में कुछ इसी तरह से नज़र आएगा, जहाँ पर ये आपको पूरे का पूरा जो टाइटल की ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट लिखें, स्पेसिफिक लिखें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करें, लेकिन स्ट्रक्चर भी यूज़ करें। इसी तरह से आप इमेज का, अगर आपने अक्सर देखा होगा कि खसूसन ख़बरों में या अखबार अगर आप पढ़ते हैं वहाँ इमेज लगता है तो इमेज के नीचे छोटा सा कैप्शन लिखा हुआ होता है। वो लंबा भी हो सकता है लेकिन वो बहुत छोटे अल्फाज में लिखा हुआ होता है, जिसमें वो इमेज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो इमेज के बारे में बता रहे होते हैं कि ये कौन खड़ा है या इसमें क्या हो रहा है या वो क्या स्टोरी है। वो इमेज बेसिकली हेल्प करता है यूज़र को देखने के लिए, लेकिन वो साथ ही टेक्स्ट भी लिख देते हैं ताकि यूज़र को अगर नहीं पता तो वो ये बता दे कि ये क्या इसमें जो है ना क्या हो पा रहा है। ये चीज़ गूगल भी मेजर करता है। जब आप कैप्शन लेंगे, कैप्शन के लिए जो कोड बनेगा बेसिकली आप सबसे ऊपर फिगर का कोड ओपन करेंगे, उसके अंदर इमेज का टैग वैसे ही चलेगा जो हमने पहले लिखा था। फिर नीचे फिगर कैप्शन का टैग ओपन होगा, क्लोज होगा और उसके बीच में हम अपना टैग जो टाइटल जो कैप्शन लिखना है हमने उसके बीच में लिख देंगे। ये HTML की कोडिंग है और ये ऐसे ही है। हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है और अगेन हमने इतना अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको समझ के कर सकें, या अगर हम किसी डेवलपर की सहूलत अवेलेबल है तो हम डेवलपर से करवा भी सकते हैं। आप इस कोड को इस तरह से लिख कर उसमें अपने कैप्शन लिखें। कैप्शन में भी कोशिश करें कि डिस्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है और उसके कीवर्ड्स भी यूज़ करेंगे। अगर आप ये देखें तो ये वही कोड अगर मैं फाइनल फॉर्म में देखूं तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको लाइंस ब्रेक कर दूं तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि अब हम क्या इस कोड को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं? जी, तो बिल्कुल ये जो कोड है वो ऑलमोस्ट रेडी है आपकी SEO के लिए, जिसमें ना सिर्फ टाइटल बल्कि उसमें ऑल टैग और उसमें कैप्शन भी लगा हुआ है। ये 3 चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा गूगल क्या देखता है टेक्स्ट के हवाले से,
तो वो एक और चीज़ है जो बेसिकली तीसरा पॉइंट था कि आपका टेक्स्ट कौन सा लगा हुआ है उस इमेज के अराउंड। सो वो जो इमेज है वो कहाँ पर नज़र आ रहा है। सो अगर आपका बहुत लंबा पेज है और उसमें आपने एक मतलब इसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने फोर्ड मुस्टैंग की एक तस्वीर ऊपर लगाई हुई है लेकिन आप फोर्ड मुस्टैंग की बात नीचे जाके कर रहे हैं जो कि तकरीबन 2-4 पैराग्राफ के बाद आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या वो एक रेलिवेंट इमेज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कहीं हो रही थी और दिखा कहीं रहे हैं आप, तो वो बड़ा मिसमैच सा हो जाता है। तो यूज़र को भी नहीं पसंद आएगा और गूगल भी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। तो आपने मेक श्योर करना है कि जहाँ पर आप इमेज लगाएं उसके अराउंड टेक्स्ट भी देख लें कि वो उस इमेज के रेलिवेंट है कि नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट गूगल मैयर करता है कि इसके अराउंड टेक्स्ट क्या लगा हुआ है और उसके इमेज कौन सा लगा हुआ है। तो अगर वो रेलिवेंट होगा, वो रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो गूगल आपको ज़्यादा अच्छी रैंकिंग देगा। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें टाइटल, कैप्शन और टेक्स्ट अराउंड इमेज, ये 3 चीज़ें आपको और देखनी है ऑल टैग के बाद, जो कि गूगल मैयर कर सकता है। और जितना ज़्यादा आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा एसईओ बेहतर होगा। अच्छा, अभी मुझे पता है कि आप लोग वो कोड्स देख के शायद परेशान हो गए होंगे कि ये हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको चूँकि बार बार ये बताया है कि आप वर्डप्रेस में अपना वेबसाइट अगर बनाएं तो आपको वर्डप्रेस काफ़ी चीज़ें आसान कर देता है। तो ये जैसे कि आप वर्डप्रेस में विंडो देख सकते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस में इमेज लगाएंगे तो ये बॉक्सेस आपको मिलेंगे जिसमें आप टाइटल, ऑल टैग और दूसरी चीज़ें उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपको कोड से खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस के ज़रिए सिर्फ इसको फिल करेंगे, यहाँ जो आपने एग्जैक्ट लिखना है वो चीज़ लिखेंगे, वर्डप्रेस खुद ही पीछे कोड हैंडल करेगा और अल्टीमेटली आपका इमेज जैसे जब पब्लिश होगा वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा। तो वर्डप्रेस में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि HTML भी पढ़ लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको HTML की वेबसाइट मिले या आपको अगर HTML कोड देखना पड़ जाए तो आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है और आप ये सारा कोड मतलब याद भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको कहीं सेव कर सकते हैं और बार बार इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको देख लें, कॉपी करें, टैग्स चेंज करें और उसको यूज़ करें। इंटरनेट पर जितने भी एसेट्स हैं उन सब का एक URL होता है और इसीलिए इसको URL बोलते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक रिसोर्स लोकेट करता है। सो इसको URL मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वेब के ऊपर उन सब का एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन एड्रेस होता है जिसको URL बोलते हैं। सो एसेट क्या होते हैं? एसेट बेसिकली आपकी वेब पे कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी बुक या कोई भी पेज, ये सब एसेट्स कहलाते हैं टेक्निकल ज़ुबान में। तो इनको एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र्स को एड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि URL कहलाते हैं। और हर एक चीज़ का एक एड्रेस होता है, जो आपका पेज है, जो आपका इमेज है, जो आपकी फ़ाइल है, जो भी आप अपलोड करेंगे इंटरनेट के ऊपर उसका एक एड्रेस जनरेट होगा। इसी तरह से इमेजेस का भी एक एड्रेस होता है। इमेजेस का एड्रेस बेसिकली जनरेट जो होता है वो 2 चीज़ों से जनरेट होता है। एक, उसकी फ़ाइल का नाम क्या था, आपने इमेज का नाम क्या रखा था, वो जब अपलोड होगा उसका URL भी वही बनेगा। उसमें जैसे भी जो भी लिखा था आपने वो वैसे ही आपको उसमें URL डेवलप होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो उसका कि वो डायरेक्टरी कहाँ पर अपलोड हुआ, जहाँ वो अपलोड हुआ वो उसका URL डायरेक्टरी का, उसके आगे फ़ाइल का नेम लग के वो पूरा एक इमेज बन जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप उसको गौर करें तो कुछ इमेज का टैग इस तरह से आपको नज़र आ रहा था। इस एग्जांपल के अंदर आप अगर गौर करें तो ये बेसिकली आपका इमेज का URL था, ये वो फाइल थी जो फोर्ड मुस्टैंग की फ़ाइल हमें नज़र आ रही थी। तो आपकी फ़ाइल का URL कुछ इस तरह से होता है, जिसका मतलब ये कि example.com पे ये अपलोड हुई और उसके बाद उसमें जो आगे URL बन रहा है वो बेसिकली वो जो पार्ट है आखिर वाला वो ये आपका नाम है इमेज का। सो ये जो नाम है ये हमने डेस्कटॉप पे ही अपने सिस्टम पे ही पहले रख लिया था। जब मैंने अपलोड किया example.com पे तो इसका पूरा URL example.com/फाइल नेम बन गया। अब इस फाइल नेम में मैंने चूँकि SEO के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च की हुई थी तो मैंने उसमें वही नाम लिखे जो मैंने उस पेज पे जिसको ऑप्टिमाइज़ करना था, जो कि फोर्ड मुस्टैंग से रिलेटेड थे। आप इमेजिन करें कि अगर मैं फ़ाइल नेम ना रखूं या हम जो भी फ़ाइल नेम रखते हैं अगर वो कैमरा जो हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक रखें तो कुछ आपको इस तरह से फ़ाइल नेम जनरेट होते हैं। ये वो फ़ाइल नेम्स हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कैमराज प्रिंट करते हैं आपके इमेजेस के ऊपर। अगर आप मोबाइल चूज़ कर रहे हैं या अगर आप DSLR या दूसरे ट्रेडिशनल कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो आपके जितने भी इमेजेस होते हैं उनके ऊपर नंबर लगे हुए होते हैं। अगर वो नंबर लगेंगे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि गूगल इसको देखकर ये बता सकता है कि उस
उस इमेज के अंदर वो एक फोर्ड मुस्टैंग कार है जिसका कलर रेड है या कुछ भी। जी नहीं। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें ऑल टैग्स और जो दूसरी चीज़ें वो यूज़ करनी पड़ती हैं, और उसमें फ़ाइल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी फाइल बनाएं, जो अपलोड करें, उसको पहले रीनेम ज़रूर कर लें अपने कीवर्ड्स के साथ, ताकि आपको पता हो कि जब ये अपलोड होगा उसका जो सब कुछ है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे फोर्ड मुस्टैंग के इस टैग में मैं अब आपको बताऊं तो ये तकरीबन पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, जिसमें ना सिर्फ उसका टाइटल, उसका ऑल टैग, उसका कैप्शन और उसकी जो बाकी चीज़ें ऑप्टिमाइज्ड हैं, बल्कि उसका फाइल का नेम भी ऑप्टिमाइज है, जिसकी वजह से उसका यूआरएल भी उसी कीवर्ड के अराउंड है जो हमने रिसर्च किए थे। सो अगर आपने किसी भी इमेज को एसईओ करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे आपने सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इमेज की एसईओ अच्छी नहीं होगी, और अगेन आपको यही मसला बार बार पेश आएगा कि आपका इमेज रैंक नहीं करेगा। तो अगर आप अपने इमेज को एक एक करके ऐसे ऑप्टिमाइज़ करते चले जाएँ तो अल्टीमेटली जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती चली जाएगी, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने सारे इमेजेस दोबारा से करने हैं। सो आपके इमेजेस ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड होंगे। अब ये एग्जांपल मैं आपको, अगर आप मतलब आपके क्लाइंट के हवाले से देता हूँ कि अगर आपके क्लाइंट नया है और उसकी वेबसाइट बहुत बहुत बड़ी है, उसके इमेजेस में मसले हैं ये, तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि आप ये ठीक करवाएं, वरना आप एसईओ अच्छी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये करना तो है ही, इसके बगैर गुजारा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी वेबसाइट है तो टाइम लगेगा, लेकिन करना अगर शुरू कर देंगे आप तो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि अगर आपने ये ऑप्टिमाइजेशन शुरू करनी है तो कोशिश करें कि टॉप पेजेस से शुरू करें, वो पेजेस जो ज़्यादा चलते हैं, वो पेजेस जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, या वो पेजेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप बेचना जल्दी चाहते हैं। तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और करते करते उन पेजेस पे चले जाएं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन रखने ज़रूरी हैं। तो आप इस तरह से आसानी से अच्छी एसईओ जल्द से जल्द एक अच्छी एसईओ की तरफ चले जाएंगे, जिसमें आपको इमेजेस काफ़ी हेल्प करेंगे। हमें पता है कि गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को बड़ा प्रेफर करता है, और जिस तरह से हम टेक्स्ट में रेलिवेंसी देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसी तरह से हम इमेजेस में भी रेलिवेंसी और उसकी क्वालिटी देखते हैं। रेलिवेंसी और क्वालिटी से क्या मुराद है? अब ये वेरी करेगी बिज़नेस टू बिज़नेस कि आपका बिज़नेस क्या है, उसके ऊपर आपने पेज कौन सा बनाया है और उस पेज के ऊपर इमेज कौन सा लगा हुआ है। अब ये रेलिवेंसी एक एक क्लास में या एक वर्ड में नहीं डिस्क्राइब हो सकती, ये हर बिज़नेस की या हर तरह से हर पेज की डिफरेंट हो सकती है। सो ये आपने देखना है कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकती है। और क्वालिटी से क्या मुराद है? क्वालिटी से मुराद ये है कि वो इमेज जो हो वो देखने वाला हो, वो खूबसूरत होना चाहिए, वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्वालिटी तब बिल्ड होती है जब लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है। सो रेलिवेंसी और क्वालिटी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली गूगल की गाइडलाइंस हैं कि आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें आपकी वेबसाइट को हेल्प करती हैं, आपके कन्वर्जन्स को हेल्प करती हैं और आप पर रिटेंशन को हेल्प करती हैं। अब रिटेंशन और कन्वर्जन से क्या मुराद है? रिटेंशन से मुराद ये कि अगर आपका पेज अच्छा है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी अच्छा लिखा हुआ है, फिर आपने इमेजेस भी उसके ऊपर बड़े अच्छे, जो दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं, अगर आपने वो इमेजेस भी लगाए हैं तो यूज़र ज़्यादा देर रुकेगा। अगर ज़्यादा देर रुकेगा तो डिसीजन लेने में उसको आसानी होगी, वो ज़्यादा देर टाइम आपके साथ स्पेंड करेगा तो ज़्यादा आपसे एसोसिएट होगा और फिर वो कन्वर्ट भी होगा। मतलब कि या तो वो आपसे साइन अप करेगा, या तो आपसे आपको कॉल करेगा, या तो वो आपसे जो है ना वो कुछ भी जो आप बेच रहे हैं वो बाय कर लेगा। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अब इसका कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है एसईओ की रैंकिंग के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि गूगल इसको गाइडलाइंस में बताता भी है अपनी कि आपने रेलिवेंसी और क्वालिटी देखनी है, और वो उसको मैयर भी करता है, क्योंकि अगर इमेज पे और इमेज अच्छा होगा, पेज अच्छा होगा तो लोग रुकेंगे, और अगर लोग रुकेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो रिस्पॉन्स रेट है, मतलब कि आपका जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से गूगल भी आपको ज़्यादा रैंकिंग देगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इमेज की क्वालिटी और रेलिवेंसी भी मैटर करती है, इसी तरह से उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करती है। जिस तरह से हमने मेटा टैग्स की जब बात की थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि अच्छे कीवर्ड्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हम शुरू में लिखेंगे, ताकि गूगल को पता हो कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले आ रही हैं, क्योंकि गूगल पहले ही आने वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है।
सेम थ्योरी अप्लाई होगी इमेजेस के ऊपर कि अगर आपका इमेज इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले यूज़ करें, उसको ऊपर लेकर आएँ ताकि गूगल उसको इम्पोर्टेंस दे कि अगर वो पहले यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इमेज है। और इसी तरह से गूगल उसको मैयर करता है कि इम्पोर्टेंस में वो कहाँ पर आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इमेज, आपका बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और आपको लगता है कि वो यूज़र को देखना चाहिए, लेकिन आपका इमेज नीचे करके कहीं पेज पे पड़ा हुआ है और यूज़र स्क्रॉल करके वहाँ तक गया भी नहीं और वो आपका पेज क्लोज करके चला गया, तो कभी भी उसको वो नज़र इमेज नहीं आएगा जो आप चाहते थे कि उसको फ़ौरन नज़र आ जाए। तो जिस तरह से आप उसको फ़ौरन वो इमेज दिखाने के लिए ऊपर लगाएंगे, इसी तरह से गूगल भी यही अंडरस्टैंड करेगा कि ऊपर लगने वाला इमेज जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने ये देखना है कि एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोमिनेंटली नज़र आएँ, ऊपर नज़र आएँ, लेकिन ये भी देखना है कि वो राइट टेक्स्ट के अगेंस्ट नज़र आएँ। हमने पहले बात की कि अगर आप टेक्स्ट जो लिखेंगे इमेज के अराउंड, गूगल उसको मैयर करता है, लेकिन आप कौन सा टेक्स्ट कहाँ लिखेंगे और उसके साथ कौन सा इमेज लगाएंगे, ये पूरा कंटेंट का जो है वो पेज का जो कंटेंट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टेक्स्ट या कौन सा इमेज कहाँ लगना है। ये आपने डिसाइड करना है और जो है ये आपने देखना है कि आपके पेज की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ पेज का। फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपके पेज का है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये बॉक्सेस लगे हुए हैं वहाँ वहाँ बेसिकली इमेजेस ने आना है। सो इस वायर फ्रेम में आप ये देखेंगे कि किस तरह से एक पेज का लेआउट दिखता है नॉर्मली और किस तरह से इमेजेस का लेआउट चेंज हो सकता है। तो जहाँ पर ऊपर बड़ा इमेज लगा है उसके साथ हेडिंग भी बड़ी है, उसके साथ टेक्स्ट भी ज़्यादा बड़ा होगा। उसके साथ ही नीचे 2 इमेजेस की जगह बनाई है और उसके साथ भी टेक्स्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका लेआउट चेंज कर दूं, अगर हम इस लेआउट को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा बॉक्स लगा है जिसमें एक इमेज आएगा और उसके साथ टेक्स्ट आएगा इंपॉर्टेंट, नीचे बटन लगा हुआ है येलो कलर का और फिर नीचे 3 कॉलम्स हैं जिसमें 3 इमेजेस आ सकते हैं। और ये प्लेसमेंट डिफरेंट है पहले वाले इमेज से, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इमेजेस का इस्तेमाल और उनके साथ जो लिखे जाने वाला टेक्स्ट है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ है। इसमें कौन सा इमेज आएगा, इसमें कौन सा टेक्स्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं पेज टू पेज। आपने अपने बिज़नेस के लिए या आपके क्लाइंट के बिज़नेस के लिए जो भी आप पेज बनाएंगे उसमें आपने ये साइकी देखनी है कि यूज़र किस एंगल से आ रहा है, यूज़र क्या सोचते हुए आ रहा है और वो आके क्या एक्सपेक्ट करेगा, और जो वो एक्सपेक्ट करेगा आप उसको फ़ौरन ऊपर दिखाएं। उसी से इंपॉर्टेंस बिल्ड होगी, उसी से रेलिवेंस बिल्ड होगी और वही क्वालिटी भी कहलाएगी। क्योंकि अगर आपने यूज़र को फ़ौरन मैसेज दे दिया जो उसको चाहिए था तो वो वही बात है कि वो रिटेन करेगा आपकी वेबसाइट पे, वो कन्वर्ट करेगा और वो जल्दी आपको जो है वो रिज़ल्ट भी दे सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो यूज़र आएगा, आपका पेज देखेगा और उसको अगर समझ नहीं आई, उसको जल्दी कुछ नज़र नहीं आया तो वो पेज छोड़कर जा भी सकता है। गूगल लाइक स्पीड। गूगल को स्पीड पसंद है और अगर आप गूगल का यूआरएल ओपन करें तो वो बहुत ही तेज़ी से लोड होता है। ना सिर्फ ये तेज़ी से लोड होने वाला जो वेबसाइट है वो ना सिर्फ गूगल अपनी वेबसाइट रखता है बल्कि वो लोगों से भी कहता है, यानी कि यूज़र्स से कहता है कि वो भी जितनी वेबसाइट्स हैं वो उनके यूज़र्स को भी तेज़ी से लोड होती हुई मिलें। तो इसी वजह से गूगल ने स्पीड को एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया। रैंकिंग फैक्टर से मुराद कि गूगल अब स्पीड को मैयर करता है कि कितनी देर में कौन सी वेबसाइट लोड हो रही है, और अगर वो लेट लोड हो रही है तो गूगल आपको पेनल्टी भी डालता है। पेनल्टी आपको कैसे डालता है? वो आपको रैंक नहीं करेगा और वो उन वेबसाइट्स को रैंक करेगा जो एक्चुअली जल्दी लोड होती हैं। सो गूगल की रिसर्च के मुताबिक, गूगल ने बेसिकली ये काम रिसर्च से किया है और रिसर्च के मुताबिक कुछ ये स्टैट्स गूगल को मिले हैं जिसकी वजह से गूगल बहुत सीरियस है स्पीड के बारे में। और ये स्टैट्स गूगल ने हमें दिखाए हैं कि किस तरह से स्पीड मैटर करती है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ कि अगर आपकी वेबसाइट 1 सेकंड से 3 सेकंड तक लोड टाइम लेती है तो यूज़र 32% जो है बाउंस रेट वो बढ़ जाता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट से अगर कोई विज़िट करे और वो विज़िट करते हुए उसी पेज से छोड़ जाए, उसको बाउंस रेट कहते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी कहीं से भी आए और आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करे, लैंडिंग पेज से मुराद जिस पेज पे वो लैंड कर रहा है वो कोई भी पेज हो सकता है, होम पेज भी हो सकता है, वो इनर पेज भी हो सकता है। उस पर आते ही वो उसको एग्जिट कर जाए, उधर से ही बंद कर दे। गूगल इसको बाउंस रेट के तौर पे जानता है
और बाउंस रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपके लिए नुकसान है। नुकसान इस तरह से, गूगल ये समझता है कि मतलब कि हज़ारों लोग अगर उसके सर्च इंजन से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं और जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आकर वो फ़ौरन छोड़ जाते हैं, उससे क्या होता है कि वो आपकी जो बाउंस रेट को कैलकुलेट करता है और वो देखता है कि शायद गलत लोग वेबसाइट पे आ रहे थे इसलिए उनको कुछ मिला नहीं और वो छोड़ के चले गए, या शायद लोग अगर सही थे तो पेज पे कंटेंट गलत था तो इसलिए वो छोड़ के चले गए। ये बाउंस रेट बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर आपने रिटेंशन बढ़ानी है तो आपको बाउंस रेट कम करना होता है। स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गूगल की रिसर्च के मुताबिक अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है पेज की वो अगर 1 सेकंड से 3 सेकंड पे चली जाती है तो आप तकरीबन 32% बाउंस रेट इंक्रीज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आपका लोडिंग स्पीड जो है वो 1 सेकंड से 5 सेकंड पे चली जाती है तो 90% बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर आप 6 सेकंड पे जाते हैं तो 106% इंक्रीज़ होता है। और इसी तरह से अगर आप 10% अगर आपका लोडिंग टाइम बढ़ जाए उस पेज का तो वो 123% आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। सो ट्रेनिस, जैसे कि आपने देखा कि गूगल खुद रिसर्च के साथ ये साबित करता है कि जैसे जैसे पेज का लोड टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका बाउंस रेट बढ़ता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आने वाले आपको छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्पीड में फैक्टर है वो इमेजेस की वजह से होता है, क्योंकि आपका टेक्स्ट तो बहुत जल्दी लोड हो जाता है, उसके अलावा इमेजेस होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इमेजेस के बाद आपके स्क्रिप्ट्स हैं और आपकी दूसरी कोडिंग भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक में इमेजेस की बात कर रहे हैं और इमेजेस बहुत ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। सो होता क्या है, जब आप इमेज पिक्चर खींचते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या DSLR कैमरा से, लोग उसको वैसे ही अपलोड कर देते हैं। वैसे ही अपलोड करने का नुकसान क्या होता है, आप जब 10 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल या ये मेगापिक्सल के कैमरा यूज़ करते हैं और वो तस्वीरें खींचते हैं, तो होता क्या है कि आपके उस कैमरे की तस्वीरें बहुत बड़ी होती हैं। वो बहुत बड़ी होने से मुराद कि वो प्रिंट रेडी होती हैं कि आप उनको प्रिंट करा सकते हैं और वो अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रिंट रेडी वेबसाइट जो इमेजेस हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर नहीं चाहिए होते हैं। हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन लिमिटेड हैं और इन स्क्रीन की रेजोल्यूशंस तकरीबन कुछ आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि HD रेजोल्यूशन भी 1920x1080p होती है। अगर आप HD के नाम से वाकिफ़ हैं तो आप TV HD लेते हैं, आप स्क्रीन HD लेते हैं या आपके लैपटॉप की स्क्रीन HD होती है। उसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन उसकी 1920x1080p है। ये पिक्सल जो रेजोल्यूशन है बेसिकली इमेज इससे बड़ा होगा तो भी इतना ही नज़र आएगा। बड़ा होने से नुकसान क्या होगा कि वो आप बड़ा अपलोड कर तो देंगे, वो आप 4000 10,000 भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे लोड होगा तो वो इसी रेजोल्यूशन में नज़र आएगा। तो हम इस रेजोल्यूशन से बड़ा इमेज क्यों अपलोड करें जब हमारे यूज़र ने देखना ही छोटा इमेज है, क्योंकि अगर वो बड़ा इमेज लोड होगा टाइम वो उतना ही लेगा जितनी वो फाइल का साइज़ था। वो कभी 10 MB होता है, कभी 20 MB भी चला जाता है, डिपेंडिंग उनके इमेज कितना बड़ा है। गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपके इमेज का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका इमेज 100 KB से बड़ा है, 100 KB मतलब 100 किलोबाइट से बड़ा है, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए दो तरीके हैं, दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि ऑप्टिमाइजेशन किस किस तरह से हो सकती है। पहली चीज़ इमेज की डायमेंशंस और दूसरी चीज़ इमेज की क्वालिटी जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें टेक्निकली यूज़ होती हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज की बात करता हूँ। ये मैंने एक तस्वीर खींची अपने मोबाइल से या अपने कैमरा से, और तकरीबन इसका साइज़ जो था जब मैंने वो देखा तो ये तकरीबन 14 MB का साइज़ था। अब इस 14 MB की फ़ाइल को मैं जब प्रिंट करवाने लेके जाऊँगा तो ये बहुत बड़ी फ़ाइल जो है इसका साइज़ वो होगा और ये प्रिंट में बड़ी अच्छी आएगी। लेकिन मैंने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है और इसकी रेजोल्यूशन जो आप देख सकते हैं वो तकरीबन 4000 और 4000x3000 यानी कि 4000 और 3000 डायमेंशंस हैं इसकी विड्थ और हाइट में। मुझे इतनी बड़ी डायमेंशंस नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशंस कम करूँगा, और फिर दूसरा काम मैं क्या करूँगा कि इसके मैं कंप्रेस करूँगा ताकि इसकी कलर क्वालिटी स्क्रीन के बराबर आ जाए। प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रिंट वाली क्वालिटी में आपको कलर ज़्यादा चाहिए ताकि प्रिंटर उसको पिक कर सके, तो हमें वो क्वालिटी वेब पे नहीं चाहिए होती है। सो मैं एक टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम फ़ोटोशॉप है। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन
घबराइए नहीं अगर आप इसको नहीं आता। ये टूल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपके पास डिज़ाइनर अगर है तो वो तो ये यूज़ करेगा ही। लेकिन मैं इसी टॉपिक में आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप इसको फ्रीली ऑनलाइन टूल से कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसेस ज़रा समझ लें कि पहले मैं इमेज लूँगा, उसका मैंने साइज़ देख लिया कि 14 MB साइज़ है उसका, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 4000 से मतलब डायमेंशन 4000 to 3000 है। मैं फ़ोटोशॉप में जाऊँगा, उस इमेज को ओपन करूँगा, उसकी रेजोल्यूशन में रीसाइज़ कर दूँगा, जैसे कि 1600 इंटू 800 KB, मतलब 1600 इंटू 800 पिक्सल्स, जो कि मेरी रिक्वायर्ड साइज़ है। और मैं चाहूँगा कि जब मैं वेबसाइट पे डालूँ तो इससे बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं। जब आप इसको रीसाइज़ करेंगे, इसकी डायमेंशंस कम करेंगे, तो क्या होगा कि आपका इमेज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले रहा था वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा। एक तरीके से साइज़ तो कम हुआ, लेकिन बाद में मुझे जो फ़ोटोशॉप ये ऑप्शन देता है कि वो पूछता है सेव करते हुए कि आपने ये सेव किसके लिए करना है। अगर आपने ये सेव वेब के लिए करना है तो उसको कंप्रेस करता है और वो वेब रेडी इमेजेस देता है, जिसका मतलब ये है कि मैं उसको वेबसाइट पे अपलोड कर सकता हूँ, और उसमें सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसने कंप्रेस कर दी हैं ताकि वो उतना ही इमेज चाहिए, जितना इमेज हमें चाहिए उतना ही उसको वो एक्सपोर्ट करे, और उसको जब हम अपलोड करें तो वो कम से कम साइज़ हो उसका। लेकिन अगर वो आप वेब रेडी नहीं करेंगे तो आप किसी और फॉर्मेट में या आप प्रिंट रेडी इमेजेस एक्सपोर्ट करेंगे फ़ोटोशॉप से, तो हमारा वही मसला दोबारा से आएगा कि वो साइज़ बड़ा होगा। सो मैं इसको वेब रेडी करके इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक डिफरेंट डायमेंशंस, एक डिफरेंट जो है ना साइज़ के साथ इमेज आ जाएगा। अब ये कदरे छोटा होगा उस इमेज से जो पहले हमने यूज़ किया था। इसके लिए आप कुछ टूल यूज़ कर सकते हैं जो मैं आखिर में जाके आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इमेज का साइज़ और डायमेंशन कम करने के अलावा इमेज का रिस्पॉन्सिव होना भी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिवनेस से क्या मुराद है? अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो आपको कुछ इस तरह से वो उसका डिस्प्ले जो है वो डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट नज़र आता होगा। सो आप जिस दुनिया में हम रह रहे हैं आज के दौर में, सबके पास मोबाइल हैं और सबके पास डिफरेंट लैपटॉप हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, इवन कि टीवीज़ पे भी लोग अब कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं। सो आपकी वेबसाइट किस स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आ रही है, इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि आपकी वेबसाइट उस स्क्रीन के साइज़ को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वो स्क्रीन की अगर वो स्क्रीन का साइज़ छोटा है, जैसे कि मोबाइलों में छोटी स्क्रीन होती हैं, तो आपकी वेबसाइट वहाँ कैसे नज़र आ रही है, टेबलेट पे कैसे नज़र आ रही है, डेस्कटॉप पे कैसे नज़र आ रही है, और अगर आप टीवी पे भी खोलें तो वो कैसी नज़र आएगी। तो एक इमेज इस तरह से वेबसाइट पे लगना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिवनेस को केटर कर सके, वो रिस्पॉन्सिवनेस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप इमेज लगाएं छोटी स्क्रीन पे वो कट जाए, वो रिड्यूस ना हो, उसका साइज़ बैलेंस आउट ना हो, तो इमेज बुरा लगेगा। सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक उसका साइज़ और एक उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ये दोनों आपने बेहतर करनी है। साइज़ के लिए हमें दो चीज़ें फर्दर देखनी होती हैं, जिसमें हम उसकी डायमेंशंस देखते हैं कि वो कितनी चाहिए हमें और वो कितनी इमेज की डायमेंशंस हैं, उसको हम छोटा करते हैं, और उसके बाद हम उसका कंप्रेशन देखते हैं कि हमें कितनी क्वालिटी में वो चाहिए, उस कंप्रेशन को हम कम करते हैं। मैं भी आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ जिसमें आप एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करके अपने इमेजेस को छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, resize.net। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप फ्रीली अपने इमेजेस को रीसाइज़ कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और टूल्स चाहिए तो आप सिंपल गूगल में जाएं और इमेज रीसाइजिंग टूल्स आप सर्च कर सकते हैं, या इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको बेशुमार टूल्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इस टूल को यूज़ करते हुए मैं आपको एक इमेज ऑप्टिमाइज़ करके दिखाऊंगा। ये इमेज पाकिस्तान के इंडस रिवर के बारे में है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक इमेज है जो बेसिकली पाकिस्तान में एक रिवर का इमेज है, और चूँकि मैंने इसको अपनी वेबसाइट पर लगाना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको डाउनलोड किया। अब मैं इसको अपलोड करने से पहले ये देखूँगा कि क्या ये इमेज वेब फ्रेंडली या एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं, क्योंकि उसमें मुझे ये देखना है इसका साइज़ क्या है। अगर आप मेरी स्क्रीन के राइट साइड पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये बेसिकली JPEG इमेज है, और इसका जो साइज़ है वो
1.2 MB है। हमने जैसे कि अभी अंडरस्टैंड किया कि इमेज का साइज़ तकरीबन केबीज़ में होना चाहिए, तो जितना आप इसको छोटा कर सकें उतना बेहतर है। और उसके बाद इसकी डायमेंशन अगर आप देखें तो ये डायमेंशन 4000 टू 3000 डायमेंशन हैं इसकी, और ये डायमेंशन बेसिकली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा है मेरी रिक्वायरमेंट से। तो मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा उस वेबसाइट के ऊपर, इसको रीसाइज करूँगा और इसको कंप्रेस करूँगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या साइज़ बनता है। तो मैं वापस आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ मैं अपलोड इन इमेज पे क्लिक करूँगा और मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा वो उसको अपलोड करेगा और मुझे एक प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इमेज अपलोड हो चुका है और वो मुझे ये बता रहा है कि ये इमेज 1 घंटे में डिलीट हो जाएगा। सो हमें इसको अभी फ़ौरन एक्सपोर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि मेरे इमेज का जो साइज़ है उसने इमेज का प्रीव्यू मुझे दिखा दिया है। मैं इस इमेज को क्रॉप नहीं करूँगा। क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप काट सकते हैं। तो इमेज मुझे पूरा ऐसे ही चाहिए, मुझे उसको काटना नहीं है, मुझे इसकी सिर्फ डायमेंशंस कम करनी है। तो मैं इस सेकंड ऑप्शन को छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा रोटेट इमेज थर्ड ऑप्शन पे, वो भी मुझे नहीं करना तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा। फोर्थ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको रीसाइज करना है या नहीं। तो आप देखेंगे कि मेरी रेजोल्यूशन जो थी 4128 इंटू 3096, ये वही रेजोल्यूशन है जो आपने मेरी स्क्रीन पर देखी थी पहले, जो अब मुझे डेस्कटॉप पर नज़र आ रही थी। अब मुझे इस रेजोल्यूशन को छोटा करना है, जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट पे अपलोड होने से मतलब जो भी मेरी वेबसाइट की रेजोल्यूशन है मैं उसको उतना करना चाहूँगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट की विड्थ बतानी है कि कितनी विड्थ आपको चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी वेबसाइट 1200 पिक्सल वाइड है तो मुझे 1200 चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए। तो अगर आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे और हाइट चेंज नहीं करेंगे तो इमेज वो ख़राब हो जाएगा। इसको मेक श्योर करने के लिए कि जैसे ही आप विड्थ चेंज करें आप जो है वो हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए आप एक कीप एस्पेक्ट रेशो का ये चेक मार्क चेक रखेंगे। इससे होगा ये कि जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली वो भी कम या ज़्यादा होगा। तो अभी ट्राई करते हैं कि मुझे 4000 की जगह मुझे 1200 इसकी रेजोल्यूशन चाहिए। तो आप देखेंगे कि मैं 100% से 29% तक आ गया हूँ। ये एक्स्ट्रा इमेज का साइज़ जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब इमेज 4000 पिक्सल से कम होकर 1200 पिक्सल रह जाएगा और उसके साथ ही मेरी जो हाइट है वो भी कम हो गई है। सो विड्थ और हाइट मैंने एडजस्ट करनी है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप एस्पेक्ट रेशो रखें और एक विड्थ चेंज करें ताकि हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके नीचे मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा वो फैक्ट्स नहीं चाहिए। ये इफ़ेक्ट्स जो है ना वो हमारे इमेज को ख़राब कर सकते हैं, तो मैं इसको नो फिल ऐसे ही रखूँगा। ऑप्शन 5 में वो मुझे कुछ और ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट की, वो भी मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन 6 में चूँकि ये JPG इमेज था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें इसका फॉर्मेट भी चेंज नहीं करना, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। आखिर में वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इमेज की क्वालिटी कैसी रखनी है। हमने इसको बेस्ट इमेज बनाना है, वो हाई रेजोल्यूशन कर देगा, उसको नॉर्मल करना है या प्रोग्रेसिव करना है। मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको प्रोग्रेसिव रखें। ये सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है वेब के लिए। इससे इमेज आपका प्रोग्रेसिवली लोड होता है, जिसका मतलब ये है कि इमेज अगर आधा भी लोड हुआ है तो वो आधा भी दिखा सकेगा। तो ये बेहतर टेक्नोलॉजी है, ना कि आप पूरे इमेज का वेट करें। आप बल्कि थोड़ा थोड़ा इमेज जैसे लोड होता है आप वैसे प्रोग्रेसिवली इसको इमेज को देख सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने सिर्फ इमेज अपलोड किया और मैंने उसकी रेजोल्यूशन चेंज की, जिसको रीसाइजिंग भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने जो है डायमेंशन चेंज करने के बाद मैंने उसकी कंप्रेशन भी उसको प्रोग्रेसिव कंप्रेशन कर दी। और यहाँ इमेज क्वालिटी मैं तकरीबन 80% रखूँगा, मुझे इससे ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर 80% मतलब मुझे क्वालिटी चाहिए। और जब मैं इसको रीसाइज़ करूँगा तो यानी मुझे नीचे वो रीसाइज़ करके उसकी ऑप्शन बता देगा। वो ये मुझे बता रहा है कि पहला इमेज जो था वो तकरीबन 1.1 MB साइज़ था उसका, जबकि नया इमेज जो रीसाइज़ होके वो 113 KB रह गया है। सो आप देखेंगे कि किस कदर ये जो है इसका साइज़ कम हो गया है। अगर इसको मैं देखना चाहूँ तो मैं क्लिक करके इसको लोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरी स्क्रीन पे अभी भी ऑलमोस्ट पूरा ही नज़र आ रहा है। इससे बड़ा मुझे इमेज चाहिए नहीं, तो मैं क्यों उसको इससे बड़ा अपलोड करूँ जो कि मेरी ज़्यादा स्पेस लेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वहीं पर ही डाउनलोड हो चुका है जहाँ पर मेरा पहले इमेज पड़ा हुआ था। वो पहले इमेज का साइज़ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1.2 MB है, जबकि दूसरे इमेज का साइज़ 116 KB है। इसको मैं अगर मज़ीद 80% से कम करके ये 75% क्वालिटी इसकी कर दूँ
जो मुझे लगता है कि वो भी काबिल कबूल हो सकती है, क्योंकि मैंने जब इमेज देखा तो उसमें क्वालिटी ठीक लग रही है। मैं कोशिश ये करूँगा इसको मैं दोबारा रीसाइज़ करूँ छोटे साइज़ के साथ, तो देखते हैं कि इसकी कम क्वालिटी में क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इसकी इमेज क्वालिटी कम की 75% पे, वो जो इमेज है उसका साइज़ 94.5 KB हो गया, जो कि 100 KB से भी कम है। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इमेज मुझे भी अभी भी ठीक लग रहा है। सो अगर आपको भी ये ठीक लग रहा है तो आप ऐसे इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि इमेज ख़राब हो गया है तो आप बड़ा साइज़ यूज़ कर लें। सो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं 75% वाले को यूज़ करूँगा और उसको डाउनलोड करने के लिए मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, और ये मेरे डेस्कटॉप पे जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप आराम से देख सकते हैं कि बेसिकली मैंने 1.1 MB का इमेज 94 KB में रीसाइज़ किया, कंप्रेस किया, जबकि उसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई। जब इसकी क्वालिटी सेम है तो ये वेब यूज़र्स को भी यही नज़र आएगा, और इसी से मेरी वेबसाइट की स्पीड जो है वो काफ़ी % ज़्यादा हो जाएगी, और आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि गूगल आपको इस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कितनी रैंकिंग दे सकता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि इमेजेस बहुत हैवी हो सकते हैं। अगर आप बड़े इमेजेस अपलोड करेंगे तो आपकी वेबसाइट को वो स्लो कर देंगे। आपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, उनको रीसाइज़ करना है, डायमेंशंस कम करनी है और उसको कंप्रेस करके फिर अपलोड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका पेज लोड ना हुआ तो यूज़र छोड़ के चले जाएंगे, जैसे कि गूगल के रिसर्च ने साबित किया। और ना सिर्फ यूज़र छोड़ के जाएंगे, बल्कि गूगल आपको एसईओ में रैंकिंग भी नहीं देगा। और हम एसईओ का कोर्स सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमने एक्चुअली रैंकिंग लेनी है। सो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो बहुत सारे लोग करते हैं। आपको इसको अवॉइड करना है और आपको प्रॉपर अपने सारे इमेजेस को कंप्रेस करके उसकी डायमेंशंस उतनी बना के जितनी आपको चाहिए फिर अपलोड करना है, ताकि आपकी स्पीड वेबसाइट की बेहतर हो जाए। साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ जाए और आपके जितने भी यूआरएल्स हैं उन सबको इंडेक्स कर लें। साइट मैप सिर्फ यूआरएल का नहीं होता, वो इमेजेस का भी होता है। तो हम करते क्या हैं कि गूगल को चूँकि परेशानी ना हो हमारे सारे के सारे पेजेस और इमेजेस को इंडेक्स करने में, हम गूगल को साइट मैप बनाकर उसको सबमिट कर देते हैं, ताकि वो जितने भी यूआरएल्स हमारे पास हैं वो सब उसके पास अवेलेबल हों और वो उसको प्रॉपरली क्रॉल कर सके। अक्सर प्रॉब्लम ये आती है गूगल को कि जब वो वेबसाइट पे आता है तो वो काफ़ी, अगर जो ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, तो गूगल लॉस्ट हो जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो डीप डाउन जो इनर पेजेस होते हैं, जो बहुत डीप लेवल्स पे जाके क्रिएट हुए हुए होते हैं, उन तक गूगल नहीं पहुंच पाता, और उस पेज पे जो इमेज लगे हुए होते हैं उन तक भी गूगल नहीं पहुंच पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल हमारे राइट कंटेंट तक पहुंचे, उसके लिए हम साइट मैप बनाते हैं। मैं आपको इमेज साइट मैप इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इमेज एसईओ की बात कर रहे थे, तो हमें साइट मैप बताना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम मज़ीद डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। सो अभी आप फॉलो करें कि साइट मैप क्या होता है, और ये HTML और XML दोनों में होता है। ये विजुअल साइट मैप है कि अगर आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, उनके कितने सब पेजेस हैं, और इस तरह से वो पूरी वेबसाइट का मैप बना हुआ होता है। हमने स्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इमेजेस के लिए हम कैसे साइट मैप बना सकते हैं। सो इमेज का बेसिकली साइट मैप जो बनता है वो XML लैंग्वेज में बनता है। ये HTML की तरह एक और लैंग्वेज है जो गूगल रीड करता है, लेकिन हमारे पास इसके बड़े आसान टूल्स अवेलेबल हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस यूज़ करें, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपके साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। अब चूँकि हमारे पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं जो सिर्फ आपके इमेजेस का साइट मैप बना दे, तो हम क्या करेंगे, हम जब XML साइट मैप्स की डिस्कशन करेंगे आगे चलकर, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि XML साइट मैप क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो XML साइट मैप में HTML जो पेजेस हैं आपके, उनका और इमेजेस का मुश्तरका साइट मैप क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपके लिए ये करूँगा कि मैं आपको एक साइट मैप की एग्जांपल दिखा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि साइट मैप किस तरह से नज़र आता है और वो उसका बेसिकली उसमें इमेजेस का रोल कहाँ पे होता है। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट यूज़ करूँगा जिस पे मैंने साइट मैप डाला हुआ है, और मेरी उस साइट मैप में मेरी वेबसाइट के सारे URLs हैं और उसके अंदर इमेजेस भी गूगल को अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइट मैप मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, sman.co/sitemap_index.xml।
ये वो साइट मैप की फ़ाइल है जो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, और ये वेबसाइट चूँकि वर्डप्रेस पे है, ये जो साइट मैप है ये बेसिकली योस्ट के प्लगइन से जनरेट हो रहा है। इस पर हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिखता कैसा है। इस साइट मैप के ऊपर बेसिकली ये इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल का मतलब कि इसमें मेरे पास एक साइट मैप नहीं, मल्टीपल साइट मैप्स हैं। तो मैंने पोस्ट लिखी हैं, मैंने पेजेस बनाए हैं, और मैंने पोस्ट की कैटेगरीज बनाई हैं, जो सब तीनों के साइट मैप्स हैं। मैं भी आपको पेज का साइट मैप दिखाता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। ये मेरे पेज का साइट मैप है, और इसमें ये जितने भी मेरे पास पेजेस हैं वो सब मैंने इस पर ऑटोमेटिकली प्लगइन ने डाल दिए हैं। और अब आप ये देखेंगे कि पहले कॉलम में यूआरएल्स हैं, लेकिन साथ ही दूसरे कॉलम में वो हर पेजेस के ऊपर इमेजेस भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये इमेजेस हैं जो हर पेज पे ने डाले हुए होते हैं, वो ये प्लगइन खुद ही पिक करता है, और गूगल को ये इमेजेस फीड किए जाते हैं ताकि गूगल कोई इमेज मिस ना करे। और अगर उसने कोई इमेज हमारा रैंक करना है तो पहली कंडीशन ये है कि वो पहले हमारा इमेज देख ले। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल है साइट मैप की। आगे मज़ीद चलकर हम इसको देखेंगे कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इमेज के साइट मैप वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह से आप मैनुअल भी साइट मैप बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं तो उसमें ना तो पेजेस का साइट मैप बन पाता है, ना ही उन पेजेस पे अगर बहुत सारे, हर पेज पे अगर 2-2, 4-4 इमेजेस भी होंगे तो वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4-5 हज़ार तो इमेजेस ही बन जाते हैं। इसको आप मैनुअली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क हो जाएगा। इतने रिसोर्सेज, इतनी टीम आपको नहीं चाहिए। आप इसके आसान तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस जैसा CMS यूज़ करें, उसके बाद प्लगइन लगाएं। जैसे ही आपको इमेज ऐड करेंगे किसी भी पेज के ऊपर, तो वो प्लगइन क्या करेगा कि आपके इमेज का और आपके पेज का URL इसी तरह साइट मैप में बनाएगा, और ये आप गूगल को फीड कर सकते हैं। जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये नज़र आएगा कि इसमें कितने पेजेस हैं, बजाय इसके कि वो कंफ्यूज हो जाए इंडेक्स करते हुए कि कितने इमेजेस आपकी वेबसाइट पे हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। उसको आप एक ही प्लेट में रखकर आप उसको दे देंगे कि वो मतलब कि उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सकेगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में कितने इमेजेस हैं, और उसको कोई ऑप्शन नहीं होगी कि उसको मिस कर सके। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि गूगल में हमारे इमेजेस इंडेक्स हों। जब इंडेक्स होंगे तभी वो रैंक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केट में या किसी शॉपिंग स्टोर पे शॉपिंग करने जाते हैं, और वहाँ पर अगर आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड शेल्फ के अंदर पड़ी हुई मिलें, तो क्या आप वहाँ पर अच्छी शॉपिंग कर सकेंगे? या अगर आपको किसी ऐसी मार्केट में भेजा जाए जहाँ पर आपको चीज़ें डिसऑर्गेनाइज यानी कि बेहंगम तरीके से एक ढेर में पड़ी हुई मिलें, तो आप क्या वहाँ पर अच्छी शॉपिंग कर सकेंगे? अगर आपको लगता है कि आप अच्छी शॉपिंग वहाँ से कर सकेंगे जहाँ सेक्शंस बने हुए हों, तो इसी तरह से वेबसाइट का भी एक अच्छा स्ट्रक्चर वही होता है जहाँ सेक्शंस बने हुए हों। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ई-कॉमर्स स्टोर पर जाएँ तो वहाँ पर वेबसाइट्स जो हैं बेसिकली उसमें कैटेगरीज बनी हुई होती हैं। अगर वो कैटेगरीज प्रॉपर बनी हुई हों तो आप अपने मनपसंद के सेक्शन में जाकर अपनी मर्जी की चीज़ ढूंढकर और वहाँ से फ़िल्टर आउट करके एक पसंद की चीज़ ले लेते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच है, बिकॉज के इस तरह से यूज़र को जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी वेबसाइट पर जाएँ जहाँ पर चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से ना मिलें, तो क्या आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकेंगे? और अगर आप नहीं ढूंढ सकेंगे तो क्या आप दोबारा उस वेबसाइट पर जाना पसंद करेंगे? गूगल भी ये चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करें, ताकि अगर वेबसाइट अच्छी होगी तो गूगल भी उसको अच्छे तरीके से डिस्कवर कर सकेगा, क्रॉल कर सकेगा, उसको इंडेक्स कर सकेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी चाहिए तो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। स्ट्रक्चर बेसिकली गूगल का एक अप्रोच देता है कि कौन से पेजेस इकट्ठे होने चाहिए, कौन से पेजेस जो है वो उसके एक सर्टन पेज के नीचे होने चाहिए, और इस तरह से किस पेजेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और किसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम वेबसाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमें कुछ चीज़ें जो हैं उसका ख्याल रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल्स हैं। लेवल का मतलब ये है कि कितना डीप जा सकते हैं आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर में। गूगल ये कहता है कि आप 4 लेवल से नीचे ना जाएं। अब लेवल समझने के लिए मैं आपको वेबसाइट की कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका something.com उसका होम पेज होगा। अगर उस .com से नीचे आपने कोई नया पेज बनाना है तो वो स्लैश के बाद एक स्ट्रक्चर, उसका एक नया पेज का नाम बनेगा। और लेट्स से अगर हम फर्नीचर की कैटेगरी में जाते हैं तो .com के बाद स्लैश फर्नीचर का पेज बन जाएगा, जिसमें सारे फर्नीचर की आइटम्स उसमें पड़ी हुई होंगी। अब ये लेवल 1 कहलाएगा। लेकिन लेट्स से अगर आप फर्नीचर से नीचे कोई एक और पेज बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप डाइनिंग फर्नीचर या बेडरूम फर्नीचर या आप ऑफिस फर्नीचर की कैटेगरी बनाना चाहते हैं,
तो उसमें आप एक और पेज बनाएंगे जो उसका नाम रखा जाएगा और वो फर्नीचर के पेज के नीचे पेज होगा, जिसको हम लेवल 2 कह सकते हैं। और इसी तरह से आप लेवल 3 एंड लेवल 4 भी बना सकते हैं कि अगर आपको मुनासिब लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट क्या है और किस बारे में है, और उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बनता है। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम लेवल्स बनाएं ताकि इंपॉर्टेंस जो है वो पेजेस की ज़्यादा बेहतर रहे। गूगल को ये लगता है कि जितना डीप पेज होगा उतना उसका इंपॉर्टेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चौथे लेवल पे जाते हैं तो गूगल वहाँ तक तो अलाउ करता है, लेकिन अगर आप 5वें लेवल पे जाएं या 6ठे लेवल पे जाएं तो वैसे ही वो गूगल की नज़र में बेकार सी चीज़ लगती है। उसको लगता ही है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और शायद आपको वो आप एसईओ में हेल्प भी ना करें। तो आप ये कोशिश करेंगे कि जब आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं उसमें 4 लेवल्स तक आप जाएँ, 4 लेवल से आप नीचे मत जाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब इससे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेहतर करने से आपको 3-4 फ़ायदे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके सारा कंटेंट जो है यूज़र के लिए बड़ा बेहतरीन तरीके से एक जगह ऑर्गेनाइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर की ही बात करें तो सारी फर्नीचर की आइटम्स एक जगह पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर मैंने ऑफिस फर्नीचर देखना और मैंने बाकी चीज़ें नहीं देखनी तो मेरे पास ऑफिस फर्नीचर की कैटेगरी उसके नीचे पड़ी हुई होगी। अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ ऑफिस का फर्नीचर मिलेगा। उस ऑफिस फर्नीचर में से मैं अपनी पसंद की चीज़ सेलेक्ट करके उसको बाय कर लूँगा, तो वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया। ऑफिस फर्नीचर के नीचे भी अगर मैंने सिर्फ चेयर्स लेनी है, मतलब ऑफिस चेयर्स लेनी है, तो उसकी एक और कैटेगरी बन सकती है और एक और लेवल डीप में जा सकता हूँ। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है, और यही यूज़र एक्सपीरियंस गूगल भी ट्रैक करता है। गूगल को भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए। उसको पता होगा कि ठीक है फर्नीचर की सारी आइटम्स यहाँ पड़ी हुई हैं, ताकि अगर कोई कल को फर्नीचर के कीवर्ड्स ढूंढ रहा है तो फर्नीचर के पेज पे जाए, अगर ऑफिस फर्नीचर के कीवर्ड ढूंढ रहा है तो ऑफिस फर्नीचर के पेज पे जाए, अगर वो ऑफिस चेयर्स की जो है वो कीवर्ड सर्च कर रहा है तो ऑफिस चेयर्स की कीवर्ड से उसके पेज के ऊपर वो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो जो कलेक्शंस हैं, वो जो पेजेस की कलेक्शन है वो इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा, अब जब आप पेजेस को इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं, इससे एक और फ़ायदा भी होता है। वो फ़ायदा है इंटरनल लिंकिंग का। यानी कि अगर आपने किसी भी ब्लॉग आइटम से किसी दूसरे पेज से एक सर्टेन पेज को लिंक करना है तो आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से इंपॉर्टेंस वाइज उसको लिंक दे सकते हैं। अगर आप फर्नीचर के कीवर्ड्स पर रैंक करना चाहते हैं तो आप फर्नीचर के कीवर्ड्स के ऊपर फर्नीचर के पेजेस को लिंक करेंगे। लेकिन अगर आप ऑफिस फर्नीचर या चेयर्स के फर्नीचर के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप इंटरनल लिंक करेंगे आप उनको प्रॉपरली इंटरनल लिंक के स्ट्रक्चर के मुताबिक ही उसको लिंक करेंगे। तो ये एक बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है। नॉर्मली अगर आपको डेवलपमेंट नहीं आती है तो शायद आप ये खुद ना कर सकें, लेकिन आप ये डेवलपर से काम करवा सकते हैं। गूगल ये चाहता है कि आप जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं उसके जो यूआरएल बनेंगे वो ह्यूमन फ्रेंडली होने चाहिए। मतलब ये कि वो पढ़े जाने चाहिए, वो रीडेबल होने चाहिए। क्योंकि अगर आप अक्सर वेबसाइट पे इस तरह के यूआरएल देखते हैं तो ये वो यूआरएल्स हैं जो सिस्टम तो समझ सकता है लेकिन यूज़र नहीं समझ सकते। तो इन यूआरएल्स में होता ये है कि सिस्टम जो भी सीएमएस यूज़ किया है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है किसी आपके डेवलपर ने वेबसाइट बनाने के लिए, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेज आईडी असाइन करता है हर पेज को, और उसको कोई नंबर असाइन करते हुए वो ये करता है कि हर पेज को एक नंबर से याद रखता है। अब सिस्टम तो उस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसे वो पेजेस को याद करे और उनको याद रखे। गूगल ये चाहता है कि आप इंसानों के लिए इंसानों से पढ़े जाने वाले यूआरएल्स डेवलप करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, अगर यही पेजेस को मैं नाम के साथ लिखूं तो लेफ़्ट साइड में पेज आईडीज़ हैं जो कि ठीक है सिस्टम के लिए, वो रीडेबल भी होंगे, वो चलेंगे भी, उस पर पेजेस आपके एग्जिस्ट भी करेंगे, लेकिन वो इंसानों के लिए बेहतर नहीं है। और चूंकि वो इंसानों के लिए बेहतर नहीं है तो गूगल भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। गूगल ये कहता है कि आप बजाय इसके कि आप पेज आईडीज़ दें, आप जैसे कि आगे मैंने अपनी वेबसाइट के आगे वो ब्रांड्स के नाम लिखे हैं। अगर मेरी मोबाइल की वेबसाइट है तो abcmobiles.com/पेज आईडी लिखने की बजाय मैं ब्रांड का नाम लिख रहा हूँ, जिसमें सैमसंग, एप्पल या हुआवे या और भी कोई कंपनी या और भी कोई पेज है उसका नाम आना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे गूगल आपकी वेबसाइट को भी अंडरस्टैंड कर लेता है और यूज़र भी आपकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अगर हम पहली एग्जांपल पे दोबारा जाएं, अगर मैं किसी वो सर्विसेज वाले या बिजनेस वाली एग्जांपल लूँ तो आप देखेंगे कि हर पेज का एक यूआरएल बना था और वो यूआरएल ऑलमोस्ट उस पेज के नाम से जुड़ा हुआ था। सो जैसे जैसे आप यूआरएल बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि आप पेजेस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, वो स्लैश के बाद वो पेज का नाम ऐड होता चला जाएगा यूआरएल के अंदर। लेकिन मेक श्योर ये करें कि वो यूआरएल सेंस बनाए, और सेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूआरएल पढ़ा जा सके। अगर वो पेज आईडीज़ के तौर पे बढ़ता चला जा रहा है
तो वो सिस्टम को समझ आ जाएगा पर वो लोगों को समझ नहीं आएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो चूँकि आप नाम लिख सकते हैं आप यूआरएल्स के अंदर, तो गूगल आपको ये रिकमेंड करता है कि एक या एक से ज़्यादा मतलब कि 2 आप कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर याद आना चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी और हमने हर पेज के लिए एक कीवर्ड का ग्रुप असाइन किया था। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इन हर पेज पे एक नाम है उसका, और ये नाम बेसिकली कीवर्ड बेस्ड कीवर्ड ओरिएंटेड नेम हो सकता है, यानी कि कीवर्ड की बेस पे नाम लिखा जा सकता है, ना सिर्फ उसका नाम बल्कि यूआरएल भी लिखे जा सकते हैं। सो सैंपल में अगर लूँ, अगर मेरी एक सिंपल वेबसाइट है उसमें जिस तरह से सर्विसेज का नाम सर्विसेज है और कंसल्टिंग का नाम कंसल्टिंग है, तो ये भी ठीक है, ये रीडेबल तो है लेकिन ये कीवर्ड फ्रेंडली नहीं है। सो हम इसको कीवर्ड फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं? मैं अगर एग्जांपल दूँ मोबाइल वेबसाइट्स की, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स में मोबाइल की एक मिसाल ले रहे थे, तो मैं अगर मोबाइल वेबसाइट की एग्जांपल लूँ, तो जहाँ पर आपका होम पेज है वो तो जो आपका नाम है, जो आपकी डोमेन है वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन्स का पेज है, तो आप बजाय इसके कि आप फ़ोन्स लिखें, आप मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, फ़ोन से बेहतर वर्ड है क्योंकि लोग फ़ोन तो सर्च कर ही रहे होंगे बट मोबाइल फ़ोन भी लिख के सर्च कर रहे होंगे। तो आपका वहाँ पर एक कीवर्ड ऐड हो गया। फ़ोन्स के बाद अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस का अगर पेज है, तो आप स्लैश प्राइसेस की बजाय आप मोबाइल फ़ोन प्राइसेस एक पूरा कीवर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं तो मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखते हैं। इसी तरह से आप हर पेज का नाम चेंज करके आप हायरार्की वही रख सकते हैं, लेकिन उस पेज का नाम कीवर्ड से फ्रेंडली बना सकते हैं कि आपको पता हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और उस पेज पे कौन से कीवर्ड आपने असाइन किए हुए हैं, और उन कीवर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड या सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा हो सकता है। आप उस पेज का नाम भी वही रखें और उसका यूआरएल भी वही आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में भी आ जाता है और वो गूगल के लिए रीडेबल भी हो जाता है और वो यूज़र के लिए भी रीडेबल हो जाता है। सो खाली फ़ोन्स पढ़ना या खाली फ़ोन का पेज देखना उसकी एक सेंस बनेगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स देखना उसकी एक बेहतर सेंस बनेगी। अगर खाली प्राइसेस का पेज है, मुझे नहीं पता ये कौन सी प्राइसेस हैं, लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखूँ तो अब मुझे ज़्यादा क्लियर है कि ये मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसेस हैं, ना कि सिर्फ प्राइसेस हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन से हट के भी समझ आए कि ये कैसे होता है। मैंने डेंटिस्ट की एग्जांपल ली, जिस तरह से डेंटल क्लिनिक होता है। अब लोग जब सर्च करेंगे या तो वो डेंटल क्लिनिक लिखेंगे या वो डेंटिस्ट लिखेंगे, इस तरह से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखेंगे। तो एक फ़र्ज़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपका वही बिज़नेस है और उसके सेम हायरार्की हम पेज की रखें, तो होम पेज पे उसका एबीसी डेंटल या जो भी डेंटिस्ट कंपनी का नाम है, वो अपने प्रैक्टिस का नाम लिखेगा यहाँ पर। लेकिन अगर उसकी डेंटल सर्विसेज़ हैं, मतलब अगर उसकी सर्विसेज हैं, तो उसको सिर्फ सर्विसेज ना लिखे, वो डेंटल सर्विसेज लिख सकता है। क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे वो सारी सर्विसेज नहीं सर्च करेंगे, वो एक्चुअली डेंटल सर्विसेज सर्च करेंगे, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस आपकी आपका डेंटल या डेंटिस्ट का नाम लिखेगी। अब चूंकि मैंने कीवर्ड रिसर्च की, उसमें मुझे पता चला कि डेंटल सर्विसेज एक ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड है, और चूंकि मैंने सर्विसेज का पेज बनाना ही था तो मैंने उसका नाम भी डेंटल सर्विसेज रख दिया, ना कि मैं सिर्फ सर्विसेज रखता। इसी वजह से उसका यूआरएल भी मैंने डेंटल डैश सर्विसेज रखा है, ताकि वो यूआरएल में भी उसका नाम रिपीट हो जाए या मेरा कीवर्ड रिपीट हो जाए। इसी तरह से अब मेरी एक सर्विस है डेंटल कंसल्टिंग की, तो अब सिर्फ मैं कंसल्टिंग क्यों लिखूं? अगर मैं कंसल्टिंग दे रहा हूं डेंटल के लिए और लोग भी अगर कंसल्टिंग सर्च करेंगे तो वो डेंटल कंसल्टिंग लिख कर सर्च करेंगे। तो ये भी हमारा एक कीवर्ड था जो मैं चाहूँगा कि डेंटल कंसल्टिंग के ऊपर ऑप्टिमाइज़ हो। और इस पेज के ऊपर ऑप्टिमाइज़ होने का मतलब ये है कि इसका टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डेंसिटी, वो सब चीज़ें हम ऑन पेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यूआरएल भी डेंटल कीवर्ड्स के साथ जुड़े होना ज़रूरी है। तो मैं इस डेंटल कंसल्टिंग का नाम भी डेंटल कंसल्टिंग इसलिए रखूँगा क्योंकि लोग डेंटल कंसल्टिंग सर्च कर रहे हैं, और उसका यूआरएल भी मैं डेंटल कंसल्टिंग रखूँगा ताकि गूगल उसको मैच कर सके। इसी तरह से आप बाकी पेजेस भी देख सकते हैं। अगर प्लानिंग है तो डेंटल ट्रीटमेंट प्लानिंग बेहतर वर्ड है, ना कि सिर्फ आप प्लानिंग यूज़ करें। आप अबाउट अस की बजाय अगर आप अबाउट डेंटल क्लिनिक लिखें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड है, उससे ज़्यादा सेंस बन रही है, ना सिर्फ यूज़र्स के लिए बल्कि गूगल के लिए भी। इन शॉर्ट, आपको जितनी भी वेबसाइट्स बनानी हैं या जितनी वेबसाइट अपने लिए या क्लाइंट के लिए उस पे मार्केटिंग करनी है, आपको उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है और उसको पेज बाय पेज ऑप्टिमाइज़ करना है। ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च किए हैं वो ना सिर्फ ऑन पेज पे ऑप्टिमाइज़ हों, बल्कि वो यूआरएल भी उसके प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हों, क्योंकि ये ना सिर्फ यूज़र देखते हैं बल्कि ये गूगल के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है। साइट मैप से हमने पहले बात की, उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि साइट मैप किस तरह से
एक डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिज़नेस को ढूँढना है, तो आप एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी पकड़ते हैं और उसमें आप प्रॉपर्ली एक कैटेगरी में जाके आप उसको नंबर या उनका एड्रेस ढूँढना शुरू करते हैं और आपको वो मिल जाता है। साइट मैप्स बेसिकली किसी भी वेबसाइट के लिए एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स पे जाते होंगे, उनमें आपको इन्फॉर्मेशन ढूँढना बहुत मुश्किल होती होगी। आपको नहीं पता होगा कौन से पेज के अंदर क्या है और किस तरह से आप क्लिक करते-करते आगे चले जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक साइट मैप बनाया जाता है, जो यूज़र्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस साइट मैप में तमाम के तमाम यूआरएल्स उस वेबसाइट से एक ही पेज के ऊपर दिखाए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूज़र वो अपने उन यूआरएल की लिस्ट में से देख लेता है कि मैंने कहाँ जाना है, तो बजाय इसके कि वो 8-10 क्लिक करने के बाद अपने यूआरएल पे पहुँचे या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, वो एग्जैक्टली उसी पेज पे बाकायदा चला जाए। अगर उसको कुछ और नहीं मिल रहा, तो वो साइट मैप से वो डायरेक्टली उस पेज पे लैंड कर सकता है। एचटीएमएल साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नादरा की वेबसाइट का एक साइट मैप है। तो अगर आप नादरा की वेबसाइट पर जाएँ और अगर आपको कोई पेज नहीं मिल रहा, तो आप उनके साइट मैप पर जाके पूरी नादरा की वेबसाइट की लिस्ट देख सकते हैं। और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नादरा की वेबसाइट पे कितने यूआरएल्स हैं और आपको कौन से यूआरएल पे क्लिक करना था या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी। इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और ये नादरा चाहेगा कि आप उसके आने वाले यूज़र्स को, यानी कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बड़ी आराम से मिल जाए। तो ये एक पिक्सेल की वेबसाइट का साइट मैप है। आप इस पे यूआरएल पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे होता है और अच्छी तरह से ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक साइट मैप है, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो ये साइट मैप बेसिकली आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक एचटीएमएल साइट मैप एक सारे यूआरएल्स एचटीएमएल फॉर्मेट में, यानी कि एक वेब पेज के फॉर्मेट में लिस्ट कर देते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद से क्रिएट किए जाते हैं कि जितने भी पेजेस के यूआरएल्स हैं, वो सब एक जगह पे आसानी से हासिल हो जाएँ उन लोगों को जो उसको ढूँढ रहे हैं, और ना सिर्फ़ उन लोगों को बल्कि फिर गूगल को भी। जी हाँ, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर हम लेवल्स बढ़ाते चले जाएँ स्ट्रक्चर में, तो गूगल एक वक़्त पे जाके आपकी वेबसाइट क्रॉल करना छोड़ देता है और डीप लिंक्स गूगल तक रसाई नहीं कर पाते, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट में लेवल 3 या 4 तक मैक्सिमम जाता है, उसके बाद वो नहीं जाता। तो इन केस अगर आपके पास ऐसे पेजेस हैं जो और कहीं से लिंक नहीं हैं या वो बहुत डीप हैं लेवल्स के लिहाज से, उनको भी आप साइट मैप में लिस्ट कर सकते हैं और ये साइट मैप आप गूगल को दिखा सकते हैं, ताकि गूगल जब इस वेबसाइट पे आए, इस वेब पेज के ऊपर आए, वो सारे के सारे यूआरएल देख ले और उन सबको इंडेक्स कर ले। तो अगर किसी तरह से वो लिंक से लिंक जंप करते हुए उन पेजेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो बेसिकली इसके थ्रू आपके उन पेजेस तक पहुंच जाएगा। सो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि साइट मैप सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स को हेल्प नहीं करते हैं, वो गूगल को भी हेल्प करते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट हज़ारों की तादाद में पेजेस रखती है, तो ये आपके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गूगल, आपको नहीं मालूम कि कितने यूआरएल्स को क्रॉल कर चुका, कितने यूआरएल्स को क्रॉल नहीं किया और वो कितनों को मिस कर गया। तो इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करने के लिए, इस पॉसिबिलिटी से इसको अवॉइड करने के लिए आप एक साइट मैप बनाते हो और सारे के सारे यूआरएल्स उसमें डाल देते हो, और आपने ये इंश्योर करना होता है कि गूगल इस साइट मैप तक लाजमी पहुँचे। तो इसीलिए अक्सर वेबसाइट्स के फुटर में, होम पेज के या पूरी वेबसाइट के फुटर में कहीं ना कहीं साइट मैप का एक वर्ड लिखा होता है और वो साइट मैप पेज से लिंक होता है। तो होता ये है कि जब गूगल किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो सारे के सारे लिंक्स को क्रॉल करता है और देखता है कि लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और फिर वो साइट मैप के लिंक को भी देखता है और फिर उसको फॉलो करके उस पेज पे जाता है और उस पेज पे देखता है कि उस पेज पे लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से साइट एचटीएमएल साइट मैप यूजर्स को भी हेल्प करता है और गूगल को भी हेल्प करता है। और साइट मैप्स, अगर आपकी वेबसाइट छोटी है या आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको क्रिएट करें और गूगल तक इसकी रसाई मुमकिन बनाएं।